अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर उस्मान और उसके साथी तोगाई के पास आए हुए थे। उस्मान तोगाई से कहता है निकोला उमर सरदार के कबीले पर हमला करके उन्हें तबाह करना चाहता है और तुम्हें निकोला को ऐसा करने से रोकना होगा, वरना हमारे दरमियान मौजूद मुआहदा टूट जाएगा। ये कहकर उस्मान वहाँ से जाने के लिए खड़ा हो जाता है। इस किस्त के आगाज़ में उस्मान वहाँ से जाने लगता है तो मंगोल उस्मान को घेर लेते हैं। उस्मान जब अपने साथियों के पास पहुँचता है तो गुफ्तगू उस्मान से पूछता है, आपने उस बुत परस्त को क्या कहा है जनाब? उस्मान कहता है, जो मैंने कहा है वो तोगाई जानता है, मगर जो वो नहीं जानता वो मैंने नहीं कहा। इसके बाद मंगोल सिपाही उस्मान और उसके साथियों की आंखों पर पट्टियां बांध देते हैं। जब मंगोल सिपाही उस्मान और उसके साथियों को वहां से ले जाते हैं तो जामवा तोगाई के पास आता है और कहता है, अब हमें क्या करना होगा जनाब? तोगाई कहता है, मैं गेहातू के अहकामात पर अमल हो जाने के बाद उस्मान की ज़बान काट कर फेंक दूंगा। दूसरी तरफ आईगुल एक नदी के करीब बैठ कर रो रही थी। इसी दौरान जारकुताई वहाँ आता है और आईगुल के पास आकर बैठ जाता है। आईगुल जैसे ही जारकुताई को देखती है तो अपने आंसू साफ कर लेती है। कुछ देर खामोशी के बाद आईगुल जारकुताई से कहती है, वालिद की वजह से जान से जाने वाले लोगों के लिए मेरा दिल परेशान रहता है। मेरे वालिद ऐसा कैसे कर सकते थे? अपने ही कबीले से गद्दारी कैसे की जा सकती थी? आईगुल कहती है, मैं प्यार से नहीं शर्म से रो रही हूँ। जारकुताई कहता है, बाज़ लोग अपने वालिद को सिर्फ नाम से याद करते हैं क्योंकि उनके पास और कुछ नहीं होता। जारकुताई आईगुल के करीब आकर कहता है, मैंने उस्मान साहिब को तुम्हें कोलोजा हिसार की गाजिया आईगुल कहते सुना है। आईगुल, तुम काई कबीले की खवातीन की सरबराह हो और मेरे लिए तुम दुमदार की बेटी नहीं हो। आईगुल पूछती है, तो फिर मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? जारकुताई कहता है, तुम मेरे लिए पागल आईगुल हो। जारकुताई कहता है, मैं भी ऐसा ही हूँ, अपने माँ बाप को नहीं जानता। मेरे बारे में कहा जाता है कि ये लूमड़ियों के साथ पलकर जवान हुआ है। उसके बाद डाकू जारकुताई बना और फिर कमानदार, और अब मैं काई कबीले का सिपाही हूँ, मगर मेरा नाम हमेशा जारकुताई ही रहा है। आईगुल कहती है, मुझे कभी भी नहीं लगा कि तुम इतनी अक्लमंदी की बातें कर सकते हो। तुमने मेरा दिल साफ़ कर दिया जारकुताई। जारकुताई शर्माते हुए कहता है, तो फिर खेल बिगड़ने से पहले मैं चलता हूँ। ये कहकर जारकुताई वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ उमर साहिब काई कबीले के सरदारी खेमे में आए हुए थे। इसी दौरान उस्मान वहाँ आता है और उमर बे को खुशामदीद कहता है। उमर बे उस्मान का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं, हम खुश नहीं हैं। उस्मान सरदारी नशिस्त के पास आते हुए कहता है, खैर तो है उमर साहिब? उमर बे कहते हैं, मैंने अपने 3 बेटे मंगोलों की वजह से मिट्टी में दफनाए हैं। मंगोलों ने मेरी नस्ल और मेरी औलाद ख़त्म कर दी, मगर सूरत हाल ये है कि आप मंगोलों के साथ तावन कर रहे हैं उस्मान साहिब। उमर बे चिल्लाते हुए कहते हैं, मंगोलों का मददगार बनने का क्या मतलब है? उस्मान कहता है, मैंने निकोला और तोगाई का इत्तेहाद तोड़ने के लिए ये सब किया। अगर हम निकोला के साथ साथ तोगाई से भी जंग करते तो तब हमें साउची भाईजान से भी ज़्यादा जानें खोनी पड़ती। उमर बे कहते हैं, अच्छा तो ये बात है, ये आपका खेल था उस्मान साहिब? उस्मान कहता है, आपको यही चीज़ ज़ेब देती है उमर साहिब, लेकिन निकोला ज़रूर इंतकाम लेना चाहेगा, मगर तोगाई लुगान के मामले की वजह से निकोला के आगे रुकावट बन जाएगा। उस्मान उमर बे से आहिस्ता आवाज़ में कहते हैं, इस खेल का मामला मेरे और आपके दरमियान एक राज है, इसका किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। उमर बे कहते हैं, फ़िक्र मत करें उस्मान साहिब, राज रखना जानते हैं हम। अगर निकोला आ भी जाता है तो हमारे पास उसका जवाब देने की ताकत मौजूद है। उस्मान सरदारी नशिस्त पर बैठते हुए कहता है, वो नहीं आएगा। उमर बे कहते हैं, उस्मान साहिब, मैं मज़ीद ये बात खुफिया रखना दुरुस्त नहीं समझता कि मेरी बेटी मलन मेरी इजाज़त के बगैर आपकी मदद के लिए गई थी। उस्मान साहिब हैरानी से पूछते हैं, क्या आपका हुक्म नहीं था? उमर बे कहते हैं, नहीं, वो अपनी मर्ज़ी से सिपाहियों को लेकर आपके पास पहुँच गई। दूसरी तरफ एनागोल किले में तोगाई और जामवा निकोला के पास आते हैं तो तमाम बजंतीनी सिपाही उन पर अपनी तलवारें तान लेते हैं। निकोला अपने सिपाहियों को तलवारें नीची करने का कहता है। तोगाई जब आगे बढ़ता है तो निकोला कहता है, तुम मंगोल हमेशा इसी तरह अपने हलीफों को लड़ाई में छोड़कर भाग जाते हो। जामवा एक खत आगे करता है तो हेलन आगे बढ़कर खत को पकड़ लेती है। हेलन जब निकोला को खत देती है तो निकोला खत पढ़ने लगता है। तोगाई कहता है, गेहातू के हुक्म से अब इस रियासत का मंगोल गवर्नर मैं हूँ। तुर्कमान कबाइल की हड्डी, गोश्त, खून और जान सब कुछ किलेदारों और लुगान समेत मेरा है। तोगाई निकोला से कहता है, अगर तुमने किलेदारों को मेरी ताबीदारी पर राजी ना किया तो मैं तुम्हारे तुर्कमान दुश्मनों को अपने साथ मिलाकर अपने सिपाहियों के जरिए तुम्हारे किले छीन लूँगा। निकोला खड़े होते हुए कहता है, तोगाई तुम क्या चाहते हो? तोगाई कहता है, उस्मान मंगोल सल्तनत और शहंशाह गेहातू की बैत कर चुका है। निकोला पूछता है, ये तुम्हें उस्मान ने कहा है? तुमने मुझसे गद्दारी की तोगाई, मगर यकीन करो उस्मान तुमसे बड़ी गद्दारी करेगा। उस्मान तुमसे ऐसी गद्दारी करेगा कि तुम मेरे पास आकर इत्तेहाद की भीख मांगोगे। तोगाई कहता है, अगर उस्मान ने ऐसा कुछ किया तो वो तोगाई की नहीं बल्कि मंगोल सल्तनत के गज़ब का सामना करेगा, और अब सिर्फ उस्मान ही नहीं बल्कि उमर सरदार भी मेरी हिफाजत में रहेंगे। जो कोई भी मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं उस पर ऐसे लश्कर से चढ़ाई करूँगा कि ज़मीन का चप्पा चप्पा खून उगलेगा। ये कहकर तोगाई और जामवा वहाँ से चले जाते हैं। निकोला दस्तरखान वाले मेज़ के पास आता है और मेज़ को उठाकर पलट देता है। हेलन पूछती है, अब हम क्या करेंगे निकोला? निकोला कुर्सी पर बैठते हुए कहता है,
हम 2 शरीकों में शर्मनाक शिकस्त खा चुके हैं। नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, इसीलिए अब हम सब्र करेंगे। हम मंगोलों का मुकाबला नहीं कर सकते, मगर मुझे यकीन है कि उस्मान मंगोल सल्तनत का इत्तेहादी नहीं बनेगा। ये तुर्क लोग खेल खेल रहे हैं। हेलन कहती है वो मंगोलों को रोकना चाहते हैं और साथ ही साथ हमें भी हमला आवर होने से रोक रहे हैं। निकोला गुस्से से कहता है उस्मान का यही मंसूबा है। निकोला खड़ा हो जाता है और कुर्सी को टांग मारते हुए कहता है असल सवाल ये है कि अब हमें क्या करना है। दूसरी तरफ मलून खातून उमर बे के पास आती है तो उमर बे कहते हैं उस्मान साहब ने मुझे कहा है कि वो खेल खेल रहे हैं। उन्होंने निकोला और तोगाई के इत्तेहाद को तोड़ने के लिए ऐसा किया है। हकीकत में मंगोलों की बैत नहीं की गई। मलहून खुश होते हुए कहती है मैं जानती थी जनाब उस्मान साहब इस तरह की जिल्लत कभी कबूल नहीं कर सकते। उमर बे कहते हैं वो जानते हैं कि निकोला हम पर हमला करना चाहेगा। उस्मान साहिब ने कहा है कि तोगाई निकोला को रोकेगा। मलहून कहती है उनकी अच्छी सोच है, वो सियासत के माहिर सरदार लगते हैं। उमर बे गुस्से से कहते हैं हमें किसी की हिमायत की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने अपनी मर्जी ना की होती तो इस मौजू के खुलने की कोई ज़रूरत ही पेश ना आती। उमर बे कहते हैं तुमने मेरी बात नहीं मानी और मेरे और निकोला के इत्तेहाद को ख़तरे में डाल दिया। मलहून कहती है एक्जीजा में अजीम शान जंग हुई है बाबा, ये सरजमीन चारों तरफ से तुर्कमानों की हो चुकी है। उमर बे खड़े हो जाते हैं और गुस्से से कहते हैं हम एनागोल में घुस कर वो किला हासिल करने वाले थे। गाजी कहते ही इन रियासतों में मेरा और तुम्हारा नाम ज़हनों में आता, मगर तुमने ये मौका भी ख़तरे में डाल दिया और उस्मान को हमारी हिफाजत का मौका फराहम किया। ये कहकर उमर भी अपना मुंह दूसरी जानिब कर लेते हैं तो मलून कहती है वालिद गिरामी मुझ पर गुस्सा कर ले, लेकिन क्या आप ये नहीं जानते कि उस्मान खुद को तमाम मुसलमानों का पहरेदार समझता है। उमर बे कहते हैं उस्मान साहिब ख्वाब देख रहे हैं और मैं हकीकत देख रहा हूँ। अब मैं निकोला के पास जाकर इस मामले को हल करूँगा। इस तरह एक तरफ मेरा खेल जारी रहेगा और दूसरी तरफ उस्मान साहिब पर भी ज़ाहिर हो जाएगा कि हमें उनकी हिफाजत की ज़रूरत नहीं है। मलहून उमर बे को समझाते हुए कहती है काश कि आप इस तरह मुसलसल किले में ना जाए वालिद मोहतरम, मुझे डर है कि निकोला काफिर कहीं कोई धोखाबाजी न कर बैठे। उमर बे गुस्से से कहते हैं अपने एतराज़ात अपने पास रखो, तुम्हारे चचा का जवाब आ चुका है, अब वो तुम्हारे मुंतज़िर हैं। तुम कल एनागोरिया के सफ़र पर रवाना हो जाना। अगली सुबह मलून खातून अपने सिपाहियों के साथ एनागोरिया के सफ़र पर रवाना हो जाती है। रास्ते में मलून खातून को उस्मान की कही हुई बातें याद आती हैं। अलाजा मलून खातून को परेशान देखकर पूछती है आप ठीक हैं मलून खातून। मलहून एक रास्ते पर आकर रुक जाती है और उस रास्ते को देखने लगती है। अलाजा कहती है ये रास्ता काई कबीले जाता है। मलहून एक रास्ते की तरफ इशारा करते हुए कहती है और ये रास्ता एनागोरिया जाता है, जिस तरफ भी चली जाऊँ दिल तो टुकड़ों में बैठ जाएगा। अलाजा कहती है जो रास्ता इस खूबसूरत चेहरे पर मुस्कुराहट लाए उसी पर चले मलून खातून, मैं अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ हूँ। ये सुनकर मलहून दोनों रास्तों को देखने लगती है। मलहून मुस्कुराते हुए कहती है तो चलो फिर काई कबीले चलते हैं। इसके बाद वो सब काई कबीले वाले रास्ते पर चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ एनागोल किले में निकोला तीरंदाजी की मशक कर रहा था। इसी दौरान हेलन उमर बे को वहाँ लाती है। निकोला उमर बे को देखकर गुस्से से कहता है अब तुम किस मुंह से मेरे पास आए हो। उमर बे निकोला के पास आकर कहता है तुम्हारी शिकस्त और उस्मान की फतह सब खाक में मिल गई निकोला। जब मंगोल मुसीबत हमारे सर पर है तब तक इस खित्ते में तुम्हारी फतह और शिकस्त कोई अहमियत नहीं रखती। निकोला कहता है तुम अपनी एक बेटी तक को तो संभाल नहीं सकते और मेरे सामने खड़े होकर मुझे नसीहतें कर रहे हो। उमर बे कहते हैं मेरी बेटी ने बात नहीं मानी, ये दुरुस्त है, लेकिन उसे सज़ा मिलेगी। मैं उसे एनागोरिया रवाना कर चुका हूँ, वो अब तुम्हारे सामने नहीं आएगी। निकोला कहता है मेरे जो सिपाही तुम्हारी वजह से मरे हैं तुम उनका खून कैसे साफ कर पाओगे। उमर बे कहते हैं तुम किस चीज़ के मुंतज़िर हो निकोला, क्या तुम मेरी बेटी की मौत चाहते हो? अगर ऐसा है तो ये जान लो मैं तुम्हारे बगैर भी अपनी तिजारत जारी रख सकता हूँ। अब तुम या फिर मेरे साथ तिजारत करो या फिर उस्मान की नफरत में डूब मरो, फैसला तुम्हारा है निकोला। निकोला कहता है मेरा फैसला दोस्ती बढ़ाना है, अपने दुश्मन बनाना नहीं। उमर बे कहते हैं तो फिर मेरा तिजारत वाला काफिला तुम्हें नज़रअंदाज करके इज़नीक के हाकिम के साथ तिजारत नहीं करेगा। ये कहकर उमर बे वहाँ से जाने लगते हैं तो निकोला अपने तीर से उमर बे का निशाना लेता है। निकोला अपना तीर उमर बे को नहीं मारता तो हेलन पूछती है क्या इसकी बेटी को कोई सज़ा नहीं देनी निकोला। निकोला गुस्से से कहता है मैं अपने साथ कुछ करने वाले को भूलता नहीं हूँ और उमर सरदार को भी इसका पता चल जाएगा। दूसरी तरफ मलून खातून काई कबीले में उस्मान के पास आती है तो उस्मान मलून से पूछता है आप ठीक तो हैं मलून खातून, मैं तुम्हारे सरदार की बात ना मानने और अपनी मर्जी से जिहाद में शरीक होने का सुन चुका हूँ। आपने अल्लाह के हुक्म को सरदार के हुक्म पर तरजीह दी है। मलहून कहती है बताए बगैर जिहाद में शरीक होने की वजह से सरदार गुस्सा हैं, उन्होंने मुझे एनागोरिया रवाना किया है। उस्मान पूछते हैं क्या तुम्हें मेरे साथ जिहाद पर जाने की सज़ा दी गई है। मलहून हाँ में सारी लाती है और कहती है अलविदा कहे बगैर चले जाना मुझे मुनासिब नहीं लगा उस्मान साहिब। उस्मान कहता है कैसा अलविदा कैसा जाना, यहीं ठहरे मलून खातून, अभी मैं मरा नहीं हूँ। ये कहकर उस्मान खड़ा हो जाता है और फिर मलून के पास आकर कहता है आप मेरी जिहाद की दावत कबूल करें, तलवार खींचकर खून बहाएं और मेरी फतह में शरीक हों, लेकिन बात सज़ा की हो तो कीमत आप अकेले कैसे अदा कर सकती हैं। मलहून कहती है वो मेरे सरदार होने के साथ साथ वालिद भी हैं, मैं उन्हें क्या कह सकती हूँ उस्मान साहिब।
उस्मान कहता है अगर आप नहीं कह सकती तो मैं कहूँगा। अब आप ये एनागोरिया को अपने दिमाग से निकाल दें। मलून परेशान होते हुए पूछती है ये कैसे हो सकता है उस्मान साहिब। उस्मान कहता है आप हमारी मेहमान हैं, उमर सरदार भी अपनी गलती समझ जाएंगे। उस्मान वहाँ से जाते हुए कहता है अब मैं उमर सरदार से जाकर बात करता हूँ। मलून उस्मान को रोकते हुए कहती है इसकी ज़रूरत नहीं है, वालिद साहिब बहुत गुस्सा होंगे। इसी दौरान बाला वहाँ आती है और मलून से कहती है सिपाही सफ़र के लिए हर चीज़ तैयार कर चुके हैं मलून खातून। उस्मान कहता है मलून खातून एनागोरिया नहीं जाएंगी, यहीं हमारे पास रहेंगी। मैं जाकर उमर सरदार से मिलता हूँ, आप लोग यहीं इंतज़ार फरमाएं। ये कहकर उस्मान वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ तोगाई के डेरे पर जामवा तोगाई को आकर बताता है सेवस से आने वाले 100 सिपाही सफ़र पर रवाना हो चुके हैं। तोगाई कहता है मैं तमाम बजंतीनी किलेदारों और तुर्कमानों को अपने सामने झुकाऊंगा। जामवा कहता है मगर उस्मान का क्या होगा। तोगाई कहता है अगर उसने वादा खिलाफ़ी की तो वो तुर्कमानों की मौत बन जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बच्चे से बचपन में ना निपटा जाए तो वो हर गुजरते दिन के साथ बड़ा हो जाता है। अगर उस्मान ने मेरे साथ गद्दारी करने की कोशिश की तो वो काइयों का खात्मा साबित होगा। तोगाई कहता है मगर उस्मान अक्लमंद सरदार है, वो अपने रेवड़ को बचाने के लिए गेहातू से मिल गया। अब लुगान की वसूली का दिन करीब आ चुका है, देखते हैं कि उस्मान हमें जुजिया देता है या फिर अपनी गर्दन पेश करता है। दूसरी तरफ उमर बे अपने कबीले वापस आ जाते हैं और बहादुर से कहते हैं मलून खातून तमाम खेल बर्बाद करने वाली थी, उसे भेजने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। फिर उमर बे बहादुर से पूछते हैं क्या मेरी बेटी महफूज है। बहादुर कहता है फ़िक्र मत करें जनाब, वो तमाम एहतियाती तदाबीर और सिपाहियों के साथ रवाना हुई हैं, कुछ सिपाही रास्ते में उनके साथ शामिल हो जाएंगे। उमर बे कहते हैं अगर कबीला संभालना है तो ये सब सीखना ज़रूरी है। सरदारी सिर्फ तलवार का नाम नहीं है, बल्कि अकल भी इस्तेमाल करनी होगी और साथ ही साथ हदफ की तरफ बढ़ते हुए सब्र करना होगा। इसी दौरान उस्मान इजाज़त लेकर अंदर आता है तो बहादुर वहाँ से चला जाता है। उमर बे उस्मान को खुशामदीद कहता है तो उस्मान कहते हैं अब मलून खातून मेरे कबीले में हैं। ये सुनकर उमर बे गुस्से से भड़क उठते हैं और कहते हैं वो वहाँ क्या कर रही है। उस्मान कहता है मलून खातून को कुछ मत कहें, उन्हें मैंने रोका है। उमर बे उस्मान की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं आपने ऐसा क्यों किया उस्मान साहिब। उस्मान कहता है जिहाद करने की वजह से सज़ा देना दुरुस्त नहीं है। उमर बे चिल्लाते हुए कहते हैं ये मामला मेरा और मेरी बेटी का है, आपको इसमें दखल देने का कोई हक नहीं। आप ये बात नहीं समझ रहे कि मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई है। उस्मान कहता है वो मेरे साथ जिहाद पर गई थी और आप उन्हें मेरा साथ देने की वजह से सज़ा दे रहे हैं, इसी वजह से इस मामले में बोलना मेरा हक है। मैं अपने साथ जिहाद पर जाने वालों को नज़रअंदाज नहीं करता। उमर बे गुस्से से कहते हैं उस्मान साहिब आप क्या समझते हैं कि आपको रोकने वाला कोई नहीं है। अब बात मेरी इज्जत पर है और आप मेरी इज्जत बर्बाद कर रहे हैं। उस्मान कहता है अगर आप अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं तो फिर अपनी बेटी को एनागोरिया भेजने से रोकें। उस्मान कहता है उमर बे तुम्हें क्या लगता है कि निकोला कुछ नहीं करेगा। उमर बे कहते हैं निकोला के साथ इत्तेहाद जारी है, अब हमारे लिए कोई ख़तरा नहीं है। उस्मान कहता है ये कैसा इत्तेहाद है। उमर बे कहते हैं एक नया काफिला एनागोल पहुंच चुका है, अब मलून खातून अपने वालिद की नाफरमानी की सज़ा भुगतेंगी, खबरदार जो आपने दखल दिया उस्मान साहिब। इसी दौरान बहादुर और 2 सिपाही एक संदूक लेकर अंदर दाखिल होते हैं और बहादुर उमर साहिब से कहता है निकोला ने माल की कीमत भेजी है। सिपाही संदूक रख कर वहाँ से चले जाते हैं तो उमर बे संदूक के पास आ जाता है। उमर बे जब संदूक को खोलते हैं तो संदूक में सोने की बजाय उमर बे के 2 सिपाहियों के सार थे। यहाँ पर इस एपिसोड का ख़त्म हो जाता है।